और अब आगे बढ़ते हुए बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के एक बार फिर से दक्षिण भारत दौरे की। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों को अगर आप उठाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण के दौरे पर रहे हैं और दक्षिण की 131 सीटें 400 पार के नारे को साकार करने के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे में बीजेपी ने दक्षिण में पूरी ताकत लगा दी है। दक्षिण के 5 राज्यों का दौरा अब करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक चुनाव की तारीख से पहले वो कई घोषणाएं, कई सौगात अपने साथ लेकर पहुंचे और अब जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है तो पीएम मोदी एक बार फिर से दक्षिण भारत के 5 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसमें आज आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। फिर कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा पीएम मोदी करेंगे और फिर 19 मार्च को केरल, कर्नाटक का दौरा भी पीएम मोदी करने वाले हैं। तो इस तरीके से दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और दक्षिण भारत पर आप लगातार देखिए, आप चाहे तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, केरल, कर्नाटक, लगातार पीएम मोदी इन राज्यों के दौरे कर रहे हैं। और अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो एक बार फिर से पीएम मोदी रहने वाले हैं इनके दौरों पर। और देखिए, पीएम मोदी आज से अपने मिशन साउथ पर हैं। लगातार 3 दिनों में कई बैठकें और जनसभाएं वो करने वाले हैं। इन 3 दिनों में 5 राज्यों को कवर करेंगे पीएम मोदी, जिसमें 17 मार्च को आंध्र प्रदेश, केरल जाने वाले हैं, 18 तारीख को कर्नाटक और तमिलनाडु जाने वाले हैं, 19 मार्च को केरल, कर्नाटक में वो रहने वाले हैं। इस तरीके से 17, 18, 19 की तारीख की अगर बात करते हैं तो मिशन साउथ पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। 17, 18, 19 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, फिर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण भारत का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए, क्योंकि इस बार बीजेपी अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त है, लेकिन अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी दम भरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि इस बार एनडीए 400 पार हासिल करेगा। इस बीच आप लगातार देख रहे हैं दक्षिण भारत के अगर राज्यों की बात करते हैं तो खास तौर पर इन राज्यों से 131 सीट आती हैं और 131 सीटें बेहद जरूरी हैं और एक एक सीट पर पूरा कैलकुलेशन बीजेपी लगातार बिछा रही है। इस बीच पीएम मोदी का इन राज्यों में जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चाहे तमिलनाडु की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो, केरल, कर्नाटक की बात हो। और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव इस वक्त जुड़ रहे हैं। केशव, अब क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब तक जो सौगातें पीएम मोदी को देनी थी वो दी जा चुकी हैं। अगली स्ट्रैटेजी दक्षिण भारत के इन राज्यों को लेकर क्या है? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। देखिए, चुनाव ऐलान से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से जो सौगातें जनता को देनी थी वो दी जा चुकी है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पे लग गए हैं, क्योंकि जो एनडीए की नारा है 400 पार और भाजपा 370, ऐसे में भाजपा को पता है कि अगर ये नारा 400 पार पाना है तो इसके लिए मिशन साउथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिशन साउथ में तकरीबन 129 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा आलाकमान की नज़रें हैं और इस नज़रों को फेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 दिनों से साउथ के 5 बड़े राज्यों का दौरा लगातार कर रहे हैं। 15 मार्च से 19 मार्च के बीच में साउथ के 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर है। आज अगर बात करें तो चुनाव ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की एक रैली को संबोधित करने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे। शाम 5 बजे आंध्र प्रदेश में एक साथ एनडीए की रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें जो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एनडीए की अलायंस हुई है टीडीपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू और जननायक पार्टी के पवन कल्याण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में मौजूद रहेंगे आंध्र प्रदेश में शाम 5 बजे। आपको यह भी बता दूं कि 15 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ के 5 राज्यों का दौरा है, इनमें तकरीबन 129 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नजरें हैं। इन 129 सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 120 घंटे के दौरे पर कवर करेंगे और 15 मार्च से ही मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और आज चुनाव ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की पहली संयुक्त रैली को संबोधित करने के लिए शाम 5 बजे आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे और आंध्र प्रदेश में एक साथ, क्योंकि हाल ही में टीडीपी के साथ भाजपा की गठबंधन हुई है, टीडीपी के साथ ही साथ पवन कल्याण की जो पार्टी है जननायक पार्टी, उसकी भी अलायंस आंध्र प्रदेश में हुई है। तो एक साथ मैं केशव आपके पास लौटती हूं। देखिए, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सीटों पर बात भी बनी और 13 मई को यहां पर वोट कास्ट भी होगा। इस बीच चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सबसे पहले पहुंच रहे हैं दक्षिण भारत ही पीएम मोदी। अब सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की करते हैं। पीएम मोदी पहली बार पहुंच
पहुंच रहे हैं। नए गठबंधन के साथ में बीजेपी इस राज्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। यहां सबसे पहले बैठक भी करने जा रहे हैं। एनडीए की पहली बैठक होगी और जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी, टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे, जेएसपी सुप्रीमो पवन कल्याण भी शामिल होंगे। 10 साल बाद तीनों दलों की बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और देखिए, पालनाडु के चिलकलूरिपेटा में जनसभा होगी। चुनावी सभा को भी संबोधित पीएम मोदी करने वाले हैं और प्रदेश में पहली जनसभा का आगाज आज से हो रहा है। और आंध्र प्रदेश में एनडीए के जो फाइनल फॉर्मूला उसका अगर जिक्र करते हैं, देखिए बीजेपी यहां पर 6 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी राज्य में 17 लोकसभा सीट और 144 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। एक्टर पवन कल्याण की जेएसपी यानी जनसेना पार्टी 2 लोकसभा सीट और 21 विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में इस गठबंधन से उतर रही है। तो आप समझिए आंध्र प्रदेश का समीकरण क्या है। समझना तो यहाँ ये है कि समुदाय यहाँ पर कितने हैं और जो समुदाय हैं उनका रोल किस तरीके से यहाँ की राजनीति में रहता है। अब मुख्य रूप से अगर आप समझें तो यहाँ पर 2 समुदायों का हमेशा से दबदबा रहा है समाज में। पहला है कम्मा और दूसरा है रेड्डी। ओबीसी समाज जिसकी तरफ जुड़ जाता है उसकी जीत तय मानी जाती है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो ओबीसी समुदाय है उसका जिक्र बार बार वहां पर करते रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं जिन 2 समाज में हमने जिक्र किया, जिन 2 समुदाय का हमने जिक्र किया, उनमें एक है पहला कम्मा समुदाय। पहले कम्मा समुदाय के लोग की राजनीति अगर समझें आप तो वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। कम्मा जो समुदाय है वो बिजनेस कम्युनिटी है बेसिकली, मतलब ये लोग बिजनेस पर फोकस्ड रहते हैं। कम्मा समुदाय से एनटी रामाराव ने पहली बार राजनीति में दस्तक दी। कम्मा समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो टीडीपी पार्टी करने लगी। अब बात करते हैं रेड्डी समुदाय की। कम्मा सेकंड रेड्डी। तो रेड्डी समुदाय की जब बात करें तो राजनीतिक रूप से ये ज्यादा प्रभावी रहा, मतलब इफेक्टिव रहा है ज्यादा। रेड्डी समुदाय से प्रदेश के कई मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रेड्डी समुदाय के मतदाता भी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव रहे हैं। अब बात होती है ओबीसी की, तो एनटीआर सीनियर ने ओबीसी समुदाय को भी अपने साथ जोड़ा था। राज्य में लगभग 50% वोट ओबीसी समाज का है। कम्मा और ओबीसी वोटों की बदौलत टीडीपी आगे बढ़ती गई। केशव का एक बार रुक कर लेते हैं। केशव, आंध्र प्रदेश में जो समीकरण है उसका जिक्र करते हुए चाहे आप कम्मा, रेड्डी, ओबीसी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी ओबीसी का जिक्र कई दफा किया और उसी को लेकर वहां की स्थानीय पार्टी और कांग्रेस के ऊपर खूब हमला भी बोला। अब जब वहां पर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी तो इस रणनीति के तहत में कैसे आगे बढ़ा जाएगा कि सबको साथ लिया जाए और जो सपना देखा है यहां पर एनडीए की जीत का वो साकार हो पाए। जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जातिगत समीकरण को भाजपा पहले ही साध चुकी है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अगर आपने रेड्डी समाज की वोटरों की बात की तो अभी जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि जगन मोहन रेड्डी कई बार ऐसे मुद्दे लोकसभा में और राज्यसभा में आए हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी योजनाओं को सपोर्ट किया है, बिलों को सपोर्ट किया, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ साफ तौर से भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि भाजपा की वहाँ पे एक अलायंस हुई है एनडीए के साथ, जो टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जननायक पार्टी जो पवन कल्याण जो अभिनेता है आंध्र प्रदेश के, उनकी जो पार्टी है वो भाजपा के साथ जुड़ गई है। तो ऐसे में अब सभी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी अब आंध्र प्रदेश में करेगी। आज जब शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, पहली बार कह सकते हैं कि चुनाव ऐलान के बाद एनडीए अलायंस की किसी भी राज्य में पहली रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और एक बैठक को भी वो वहां पे होल्ड करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो जातिगत समीकरण है आंध्र प्रदेश की राजनीति में उसको भी साधने की कोशिश इस रैली में की जाएगी। और साथ ही साथ जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आज चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जननायक पवन कल्याण की जो पार्टी है वो अपना एकत्र घोषणा पत्र भी आंध्र प्रदेश में आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जारी कर सकती है कि क्या 2024 की लोकसभा चुनाव में जो आंध्र प्रदेश की जनता है उसके लिए उनकी पार्टी और एनडीए अलायंस आंध्र प्रदेश में करने जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे आंध्र प्रदेश में एनडीए अलायंस की ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए बल्कि पूरे साउथ में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र में मुंबई में इंडिया अलायंस के जो राहुल गांधी के जो न्याय यात्रा है उसका भी समापन हो रहा है। वहां भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बना हुआ है केशव कि जब आप बात कर रहे हैं दोनों ही समुदाय की, चाहे वो कम्मा हो, रेड्डी हो और फिर ओबीसी की, ये जो एनडीए ने पूरा अपना यहाँ कुनबा बनाया है उसके तहत में इन तीनों को साथ लाना होगा। तो क्या अगर वहां की राजनीति को देखा जाए तो क्या ये संभव है कि तीनों एक साथ बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे?
बिल्कुल देखिए संभव है पूजा, इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, और जो पवन कल्याण है उनका भी काफ़ी वर्चस्व है आंध्र प्रदेश में। और आपको बता दूं कि 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटें लोकसभा में वहां पे जीत मिली थी, लेकिन 2019 की लोकसभा चुनाव में क्योंकि ये अलायंस टूट गया था और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ वहां पे नहीं थी, तो बीजेपी एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। लेकिन एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, टीडीपी और जननायक पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है, जो नई अभी बनी है, वो सब एक साथ है। तो उन सभी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश जरूर ये अलायंस करेगी, जो आंध्र प्रदेश के वोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वो रेड्डी समुदाय की बात कर लें या ओबीसी समाज की बात कर लें। ये तमाम वोटरों को साधने की कोशिश ये अलायंस जरूर करेगी, क्योंकि 3 बड़ी पार्टी आंध्र प्रदेश के एक साथ चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि पार्टियों का साथ आना पॉसिबल होता है, एक साथ जब लेकिन समहाउ अगर अलग अलग वोटर्स रहते हैं, पार्टियां भले ही साथ आ जाए, लेकिन समहाउ कई बार ये भी देखा गया कि जो वोटर होते हैं वो साथ नहीं आ पाते। ऐसे में ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना? देखिए फिलहाल पूजा ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आप कह सकते हैं चुनाव ऐलान के बाद ठीक आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंच रहे हैं, और एक साथ पहली बार इंडिया अलायंस की जो एनडीए अलायंस की जो रैली है वो होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भाजपा आलाकमान पहले से ही एनडीए गठबंधन के साथी को साथ लेकर कर ली है, लेकिन आज इसको और वोटरों तक किस तरह से साधना है, इसकी कोशिश फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज देर शाम जब 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, उसमें साफ तौर से देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में इस वक्त जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआरसीपी की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी के निशाने पर पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी थी, तो वहीं इस बार ये साथ आ गए हैं। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी इस बार गठबंधन में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है। वाईएसआरसीपी वर्सेस इंडिया वर्सेस कांग्रेस। 2014 की बात करें तो टीडीपी, बीजेपी 7 चुनाव लड़ रहे थे। टीडीपी ने 102 सीटें जीती, बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई, वाईएसआरसीपी को 70 सीटें हासिल हुई। वोट शेयर रहा 28% का। साल 2019 की बात करते हैं तो टीडीपी और बीजेपी हो गए अलग। फिर टीडीपी को विधानसभा चुनाव में 23 सीटें मिली, बीजेपी कांग्रेस को एक भी सीट वहां पर नहीं मिली, खाता नहीं खुला। वाईएसआरसीपी 151 सीटों पर जीतकर सत्ता में आई। 2024 में जो समीकरण बन रहा है उसमें टीडीपी, बीजेपी, जेएसपी का गठबंधन है। वाईएसआरसीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी प्रदेश में अकेले ही मैदान में है। कांग्रेस जगन रेड्डी की बहन शर्मिला के भरोसे है, क्योंकि आपको हाल ही में याद होगा उन्होंने अपनी पार्टी पूरी मर्ज कर दी थी और उसके बाद में अब शर्मिला के हाथ में ही पूरी कमान वहां पर दे दी गई है। तो कुल मिलाकर अब यहां पर यह भी देखना होगा कि शर्मिला के भरोसे कांग्रेस की नैया कितनी पार लग पाएगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वहां पर देखिए जगन रेड्डी की बहन है शर्मिला। ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं शर्मिला से, और इसीलिए पूरी की पूरी जो बागडोर है वो उधर शर्मिला के हाथों में ही सौंप दी है। उधर आपने देख लिया कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अपना जो पूरा गणित है, सियासी गणित, वो बिठाया है। देखिए पहली बार 3 दलों की अगर बात करें तो वो एक साथ हैं। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने सीट शेयरिंग को लेकर बैठक के बाद समझौते के तहत पवन कल्याण की जनसेना लोकसभा की 2, विधानसभा की 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बताई। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने को लेकर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से मुलाकात की थी। आपको याद होगा वो मुलाकात। अब आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 हैं और लोकसभा की हैं 25 सीट। साल 2024 में पहली बार 3 दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175, लोकसभा की 25 हैं। अब माना यह जा रहा है कि जब तीनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं तो इस बार 2019 की तरह नहीं, बल्कि इस बार कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, क्योंकि तीनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और बीजेपी को भी उम्मीद है कि इसी लिहाज से 400 पार का जो नारा है उसको साकार रूप दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इसको इस लिहाज से समझ सकते हैं।